21वीं सदी के भारत के लिए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा भारत का उत्तर पूर्व। जी हां, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन कैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन इंटीग्रेट किया जा सकता है भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ, इस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं स्लीपी क्लासेस का फैकल्टी, मेरा नाम है कुबेर। मैं यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर पढ़ाता हूं, साथ में एसए भी पढ़ाता हूं, और ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। जीएस 3 में, जैसे आप जानते हैं, हर साल 4 क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी में से आते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे मेंस में कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। टेलर मेड कंटेंट है जहां पे आपको सही आंसर भी मिलेगा। तो पहले तो समझे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो बॉर्डर है वो भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश के साथ टच होता है। मैप यहां पे देख लेते हैं। भूटान आ गया, नेपाल आ गया, चाइना आ गया, म्यांमार आ गया, राइट। और नॉर्थ ईस्ट रीजन लगभग एक तिहाई भारत का जो टोटल लैंड फ्रंटियर्स है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल लैंड फ्रंटियर, विच इज अराउंड अबाउट close to 5400 kilometers out of 15,200 kilometers। तो अपने आप में जो लोकेशन है, यूनिकली जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नॉर्थ ईस्ट की है, ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि ये गेटवे बनता है टू द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। याद रखें कि 1991 में, आई एम श्योर आपने पहले भी पढ़ा होगा, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया था। उस वक्त दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है बदला था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था। तो भारत सरकार की कोशिश थी कि जैसे हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हैं और खोल रहे हैं व्यापार साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ, हम और बढ़ा सकें। और 2014 में, जैसे आप जानते हैं, मोदी जी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट का नाम दिया। लेकिन दोनों ही पॉलिसीज में, चाहे वो लुक ईस्ट हो या चाहे वो एक्ट ईस्ट हो, उसमें एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है भारत का उत्तर पूर्व रीजन। अगेन यहां पे हम देख सकते हैं मैप, सिक्किम और साथ यहां पे जो बहनें हैं सिक्किम की, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये 8 राज्य हैं सिक्किम को मिला के, जो कि उत्तर पूर्व में आते हैं। फिर यहां पे बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर की करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये रहा, जिसको चिकन्स नेक कॉरिडोर कहते हैं, दार्जिलिंग के पास है, वेस्ट बंगाल में। और बाय द वे, ये वो जगह है जो कि सिक्किम और भूटान के बीच में जो डोकलाम प्लाटू लाई करता है, जहां पे 2017 में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में 3 महीने भर का लंबा मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा था। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, ये नैरो कॉरिडोर है जो कि मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाता है विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये पैसेज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर हम रोड, रेल और एयर कनेक्शंस की बात करें। ऑल्दो हम अब ऑल्टरनेटिव रूट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करें या वो थ्रू बांग्लादेश चिटोगांग पोर्ट या मोंगला पोर्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने की बात करें। बिकॉज सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अगर कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जाना है तो बहुत लंबा समय लगता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की आती है बिकॉज अब यहां पे मैप में फिर ध्यान से देखते हैं, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो भूटान, नेपाल, चाइना, तो ये कंट्रीज, इवन बांग्लादेश, तो दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। एथनिक डाइवर्सिटी की बात आती है तो देखिए, बहुत तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की यहां पे कम्युनिटीज रहती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जिनका बहुत डीप रूटेड कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल बॉन्ड है विद द पीपल ऑफ म्यांमार, विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो जैसे कि अगर हम म्यांमार और इंडिया की बात करें तो अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये बॉर्डर टच करते हैं। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है विद म्यांमार। तो अभी म्यांमार में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जहां पे इनोसेंट सिविलियंस को म्यांमार की मिलिट्री सरकार काफी टॉर्चर कर रही है, सप्रेस कर रही है। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने भारत सरकार को अपील किया था, अमित शाह जी को अपील किया था कि ऐसे जो हमारे भाई बंधु म्यांमार से जो आ रहे हैं, उनको हम यहां पे पनाह दे सकें, शेल्टर दे सकें। तो एथनिक बॉन्ड्स की बात आती है।
ठीक है। सो ये जो इंटरकनेक्शन है ऑफ द एथनिक ग्रुप्स, वेदर द पीपल ऑफ नागालैंड और वेदर द पीपल ऑफ मिजोरम, और बांग्लादेश की भी हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर टच होता है। 4097 किलोमीटर का बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ टच करता है। एंड यू सी मेनी बांग्लादेशीज ऑल्सो एंटरिंग इनटू इंडिया, सेटलिंग डाउन इन असम, सेटलिंग डाउन इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज वहां पे लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। था तो वो पहले बंगाल का ही हिस्सा, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, तो मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल बना दिया, हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल बना दिया, लेकिन भाषा तो सेम थी। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो एथनिक टाइज हैं, लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, ये बहुत पुरानी है। चाइना का फैक्टर यहां पे हम डिस्कस करें। हमारी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा मुसीबत में आती है, ट्रबल में आती है बाय चाइनाज टेरिटोरियल असर्शन, स्पेशली इन द अरुणाचल सेक्टर। जैसे आप जानते हैं अरुणाचल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे उत्तर पूर्व में, चाइना उसको अपने मैप में साउथ तिब्बत कहता है, जिसके चलते भारत और चाइना के बीच में पिछले इतने सालों से 60-65 सालों से टेंशंस बनी रही हैं। चैलेंजेस क्या रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए? देखिए ये सब कंटेंट टेलर मेड है। यदि आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा यूपीएससी मेंस में, अगर आप इस बार नहीं मेंस लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये थीम यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा एक हॉट टॉपिक रहता है फॉर GS3। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और इस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट करी है वो भी आप अपने भी पेन के साथ जरूर हाईलाइट करना। देखिए इंडिपेंडेंस से आप जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से लेके और आज तक भी भारत सरकार ने कई चैलेंजेस फेस करे हैं। यदि हम बात करें एक्सट्रीमिज्म की, सेपरेटिज्म की, या हम इंसर्जेंसी की बात करें, और सक्सेशनिस्ट मूवमेंट नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में बहुत ज्यादा एक्टिव थी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसके चलते भारत सरकार के द्वारा कई कोशिशें करी गई हैं। एस्पा कानून 1958 में प्रोमलगेट किया गया था। एस्पा कानून को लेके फिर बहुत विवाद भी होता आ रहा है इतने सालों से कि आर्मी उसके प्रोविजंस को बहुत मिसयूज करती है। हालांकि अब एस्पा के कानून को काफी हद तक हटा दिया गया है काफी एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन के चलते, लेकिन इंसर्जेंसी के कारण काफी इनोसेंट लोग मारे गए, काफी हमारे जवान भी मारे गए। तो कैजुअलिटीज रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस दोनों के बीच में। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की हम बात करें, प्रेजेंट गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद हम कह सकते हैं कि अभी ये जो इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं काफी कम हो चुके हैं। इंसर्जेंट कैंप्स म्यांमार में काफी एक्टिव है। देखिए भारत का लगभग 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और एक बहुत बड़ी समस्या बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या आती है कि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो वो पोरस बॉर्डर्स के चलते इंसर्जेंट्स को बहुत एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता है अपनी ऐसी गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए जो कि एंटी इंडिया होती है। माना यह जा रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री सरकार ने नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स के काफी ऐसे मिलिटेंट्स को हायर किया है अपने पेरोल्स पे, ताकि वो जो म्यांमार के जो इनोसेंट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जो कि अभी सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द मिलिट्री रूल, ताकि ये मिलिटेंट्स, ये इंसर्जेंट्स उनको मार सके, उनको सप्रेस कर सके। और अगर म्यांमार की सरकार या अगर चाइना या अगर बांग्लादेश की सरकार नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऐसे इंसर्जेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, अगर उनको शेल्टर दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो भारत सरकार के लिए बहुत ही एक सीरियस मुद्दा बनता है, खास करके हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारे कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं म्यांमार में, particularly across Nagaland and Manipur states. ये borders touch करते हैं with Myanmar. Now Nagaland, Manipur, Mizoram, they have cultural and ethnic ties with the people of Myanmar. So that is a cause of concern. Have a look over here. These 4 states. So this is 1,643 kilometers of borders which we touch with Myanmar. Now, challenges, तो देखिए पोरस बॉर्डर्स के चलते सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इलीगल तरीकों से हथियारों का और ड्रग्स का। देखिए ड्रग्स और हथियार चाहे लीगल तरीके से आए चाहे इलीगल तरीके से आए, होती तो वो मुसीबत का ही कारण है। समाज में अगर ड्रग्स की एक्सेसिबिलिटी, हथियारों की एक्सेसिबिलिटी बच्चों को मिलती है तो उससे तबाही ही होती है। अब हमारे परमिएबल बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफन एंगेज इन दीज इलिसिट एक्टिविटीज ऑफ स्मगलिंग ट्रेड, ऑफ स्मगलिंग वेपन्स, ऑफ स्मगलिंग ड्रग्स, ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। एस्पा की बात करें, इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए एक ऐसा कानून बनाना बहुत जरूरी था। एस्पा कानून का पहली बारी उपयोग
तो देखिए आजाद इंडिया में तो नहीं हुआ था, लेकिन 1942 के दौरान अंग्रेजों ने ही किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आसपा का जो जेनेसिस है वो 1942 के टाइम से आता आ रहा है। लेकिन आजाद भारत ने इस कानून को 1958 में एनैक्ट किया था। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कानून बनाने जरूरी हैं, आर्मी को एक फ्री हैंड देना भी बहुत जरूरी है। अब लेकिन क्रिटिक्स का यह भी कहना है, जो कि काफी हद तक बात सही भी है, कि आर्मी ने इस कानून के प्रोविजन को काफी मिसयूज किया है, और इसके कारण जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बजाय कि वो और कोहेसिव फील कर सके विद द मेन स्ट्रीम इंडिया, इसके कारण, आसपा के कारण नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा एलियनेटेड फील करते हैं, ज्यादा अनाथ फील करते हैं, और आसपा के चलते बहुत प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट में चलते आ रहे हैं। अभी अगर रीसेंट पास की बात करूं तो ये बात दिसंबर 2021 की है कि नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में अपेरेंटली बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि 13 इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया था बाय द 22 पैरा कमांडोज ऑफ आवर इंडियन आर्मी। अपेरेंटली उनको गलत इनपुट मिली थी, गलत इंटेल इनपुट मिली थी कि ये जो 13 लोग हैं ये इंसर्जेंट्स हैं। वो 13 जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो इनोसेंट थे, और इसके चलते नागालैंड के लोगों ने, नागालैंड की सिविल सोसाइटी ने काफी हंगामा मचाया कि जल्द से जल्द इस ड्रकोनियन कानून को आप हटा दीजिए। देखिए अब पीस अकॉर्ड्स की बात आती है। देखिए भारत सरकार ने इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करी है, पीस सेटलमेंट अकॉर्ड्स करने की कोशिश करी है कि कैसे। अब देखिए उनकी डिमांड इतने सालों से क्या थी कि हमको अलग होना है। नागालैंड में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो इतने सालों से क्या कहते आ रहे हैं कि हम एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, यानी कि एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन ओवर द लास्ट शाल वी से 6-7 ईयर्स, नागा पीस अकॉर्ड्स के बारे में हम बात करें तो अजीत डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने काफी ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ NSCN, द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक म्यूवा, NSCN-IM, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है नागालैंड का, उनके साथ अजीत डोभाल जी ने पीस अकॉर्ड साइन करवाए थे, जो कि भारत सरकार के द्वारा रिप्रेजेंट अजीत डोभाल ने करे थे, जो पीस अकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो काफी ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने हथियारों को त्याग दिया है, जो कि भारत सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसे भी कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि नेवरदलेस के पीस अकॉर्ड साइन करे गए, उसके बावजूद भी वो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं भारत सरकार के साथ, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उत्तर पूर्व राज्यों में कहीं ना कहीं जो लॉ इन्फोर्समेंट की सिचुएशन है, जो गवर्नेंस की सिचुएशन है, वो अभी भी अच्छी नहीं हुई है, सुधरी नहीं है। देन काफी ऐसे लोगों को लगता है कि हमको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हमारे विधानसभा में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो विधानसभा हैं। इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स अभी तक चलते आ रहे हैं, हालांकि पिछले साल असम और मेघालय के बीच में जो इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे थे उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करी गई थी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ऑल्टरनेट एवेन्यूज ना होने के कारण वो भी ऐसे गलत कामों में, ड्रग ट्रेड में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेचारे वो फंसे हुए हैं। हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट एंड कल्चरल ड्रिफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि हमको इतने सालों से हमको एक अलग से ही माना गया है, हमको एक स्टेप सन या स्टेप डॉटर वाला ट्रीटमेंट दिया गया है मेन स्ट्रीम इंडिया के द्वारा। जितनी भी सरकारें 1947 से लेकर अब तक आई हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है कि वी फील अ सेंस ऑफ एलिनेशन, क्योंकि हमारे रीति रिवाज को, हमारे कल्चर को, हमारी परंपरा को किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। गवर्नेंस इश्यूज की बात आती है तो देखिए, चाहे अभी नॉर्थ ईस्ट में सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य सरकारें हैं वो बीजेपी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड है, नेवरदलेस उसके बावजूद भी प्रशासन की जब बात आती है, काफी इश्यूज हमारे सामने आते हैं। करप्शन की बात आती है, वीक इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, लोगों का भरोसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट के इन राज्य सरकारों की पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आर्मी के ऊपर, तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। तो इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए, इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, जहां पे वी हैव टू कंटिन्यू नेगोशिएटिंग विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो पीस अग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रही है, कैसे उसको और कंस्ट्रक्टिवली हम साइन करवा सकते हैं, कैसे और कंस्ट्रक्टिवली उसको हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। नाउ इफ वी असेस, नेट असेसमेंट, देखिए ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना है कि क्या क्या, अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस होता है ना,
तो इसके लिए नेट असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक एनालिटिकल टूल है जो कि पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे इंसर्जेंसी है, अंडर डेवलपमेंट है, मैल नरिशमेंट है, सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं, जिसके कारण भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या रिस्क्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सबको यहां पे मेजर किया जाता है, इन सबको यहां पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस एड्रेसिंग द एलिनेशन, ये जो लोगों के मन में एलिनेशन की भावना है, इसके चलते सरकार को और इवन ऐसे लोगों को जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, द एनजीओज, दे ऑल्सो हैव टू प्ले वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, ताकि हम एक ऐसा वातावरण, एक माहौल बना सके जहां पे ये लोग मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ यूनाइट हो सके, एक सोशल कोहेशन जो है वो हम आगे देख सकें। एंड ऑल्सो देखिए, अब मार्केटिंग की बात आती है तो भारत सरकार को बार बार वो जो योजनाएं हैं, वो जो स्कीम्स हैं, वो जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे बार बार उनको बाजे गाजे से बताना पड़ेगा कि देखिए ये सब प्रोग्राम्स, ये सब स्कीम्स, ये सब योजनाएं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के ऋषि सेक्टर के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, एजुकेशन प्रोग्राम्स हो, ये आपके ही वेलफेयर के लिए हम लेके आए हैं, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो इस सब के बारे बार बार बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है। जो इंसर्जेंट्स हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, माइंड से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तुम्हारा भला हम जानते हैं, तुम्हारा भला न्यू दिल्ली को नहीं पता, तुम्हारा भला हमको पता है, आप हमारे ट्राइब के हो, आप हमारे कल्चर से जुड़े हो, तो हम आपके लिए ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब ये लड़ाई माइंड से भी लड़नी है। आर्मी को, पुलिस को तो डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन माइंड से भी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। तो रिस्टोरिंग द हिस्टोरिकल प्राइड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनटू दी बुक्स। अगर हम अपने बच्चों की जो हिस्ट्री की बुक्स होती है, सोशल स्टडीज की बुक होती है, कि क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है नॉर्थ ईस्ट का भारत की सभ्यता में, भारत के इतिहास में, भारत के कल्चर में, तो ये बहुत जरूरी है। अंडर डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए हमको टारगेटेड पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि बहुत रिच फ्लोरा एंड फौना मौजूद है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म ये चीजें साथ के साथ कोएग्जिस्ट कर सकें। डेवलपिंग टूरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द एग्रीकल्चर और हार्मिंग द इकोलॉजी, दैट इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर। एंड देन टैकलिंग द पैरेलल इकोनॉमी। अब ये जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, लड़कियों को ट्रैफिक किया जा रहा है क्रॉस द बॉर्डर, तो इसके लिए और ज्यादा अपना हाथ, कानून को अपना हाथ और मजबूत बनाना पड़ेगा इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ऑफ कोर्स हर चीज का जवाब गोली से नहीं होता, लेकिन जहां पे सख्ती की जरूरत है वहां पे सख्त पेश आना पड़ेगा, लेकिन जहां पे नरमी की जरूरत है वहां पे नरम पेश आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इन चैलेंजेस को हम पूरे तरीके से अगर हम फेस कर सकें जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ रहे हैं, तो हम सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक सपना है कि हम नॉर्थ ईस्ट को एक ब्रिज, एक पुल बनाना चाहते हैं टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो रिकमेंडेशन क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए विद आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी? ध्यान से इस बात को समझें, गवर्नेंस की बात सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रशासन, सुशासन, good governance will always play a very important role, whether it's for your economic growth or whether it's for economic integration or whatever. So good governance for climate change, etc., everything, good governance is very important. तो इसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। नाउ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हम जोरों शोरों से उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उसके बारे पब्लिसिटी कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 7-8 ईयर्स। तो डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गवर्नेंस को और फैसिलिटेटिव बनाने के लिए इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इन्वेस्टमेंट्स हमको और मोबिलाइज करनी पड़ेगी इन द ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट एक्सेस। वी हैव टू इंश्योर दैट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज देयर फॉर एवरीवन। देन ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं विद इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस, तो इसको रिजॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो सीइंग फ्रॉम द लास्ट 2 months द हॉरिफिक इंसिडेंट हैपनिंग इन मणिपुर, so obviously that's very unfortunate. In fact, just recently हमारे गृह मंत्री ने वहाँ पे विजिट भी किया था मणिपुर में और वहाँ पे बात भी करी थी, कुकीज़ के साथ बात करी थी, जो कुकी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेती ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सबके साथ बात भी करी थी। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, इनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ये कुकी, नागा और मेती कन्फ्लिक्ट के बारे में एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई कैन मेक अ वीडियो वेयर बाय आई कैन टेल यू दैट ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ था, व्हाट वाज द होल कॉज अबाउट इट एंड how this is unfolding in front of us. So I can make a video as well. So if you want, I can do that.
Then lastly, addressing the conflict economy is very crucial for addressing the root causes of instability in the region. And of course, combating the illicit activities, as I just mentioned, law enforcement उसके लिए बहुत ज़्यादा strong करना ज़रूरी है. तो ये good governance से आ सकता है. Socio-political challenges, देखिए इसको भी address करना बहुत ज़रूरी है to ensure successful integration of Northeast with the Act East policy. Now you have to encourage community participation in the decision-making process. Now this will foster a sense of ownership and responsibility among the citizens. Then you have to rehabilitate the surrounded insurgents जिन्होंने रास्ता त्याग दिया है, पुराना वाला हथियार त्याग दिए हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो भी कंस्ट्रक्टिवली भारत सरकार के साथ जुड़ सकें. मे बी उनको हम पुलिस में रिक्रूट कर सकते हैं, आर्मी में रिक्रूट कर सकते हैं, उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना सकते हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में और डेवलपमेंट एक्टिविटीज आ सकें. देन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात आती है. एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा. एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे खोलने बहुत ज़रूरी हैं. नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और अकेडमीज़ प्रोवाइड करना ताकि जो वहाँ के युवा लोग हैं वो भी अपना मनपसंद स्पोर्ट खेल सकें और उनको वो सारे चीज़ों का एक्सेस मिल सके टू बी अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन. दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी हॉकी, दैट कुड बी बॉक्सिंग, एनीथिंग. And lastly, incorporating the history of Northeast region into the school curriculum. This can promote a better understanding of the students. Let's say, बहुत सारे बच्चे हैं, maybe living in UP or maybe living in Bihar or maybe living in Punjab or maybe living in Rajasthan. Now, I won't use that term, but वो एक particular term से North East के लोगों को ऐसे बुलाते हैं, which we shouldn't use that. We shouldn't use that slang. But nevertheless, नॉर्थ ईस्ट रीजन के कल्चर के बारे, नॉर्थ ईस्ट रीजन के इतिहास के बारे, रानी गैडिल्यू की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट रोल उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रहा था. इन सब चीजों को हमको अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी लेके आना पड़ेगा. बच्चों को भी अवेयर कराना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे, क्योंकि वो भी तो भारत का ही हिस्सा है, वो कोई अलग थोड़ी है. सोशो इकोनॉमिक, देखिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं है. टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है. देखिए आज कश्मीर में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं. आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद कितना इस बात का डर और हंगामा लोगों ने मचाया था कि वहां पे खून की लाशें बह जाएंगी, वहां पे इतना युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा. आज देखिए कि कितने सारे लोग जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं. टूरिज्म पोटेंशियल कितना स्ट्रांग हो गया वहां पे. तो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, वो तभी बेहतर हो पाएंगे यदि वहां पे और विदेशी निवेश आ सकता है, यदि वहां पे और टूरिज्म पोटेंशियल को कल्टीवेट किया जा सकता है और बच्चों को, यंगस्टर्स को वहां पे स्किल प्रोग्राम्स में एनरोल किया जा सकता है. सो परहैप्स मे बी नॉर्थ ईस्ट रीजन को आप एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेजिग्नेट कर सकते हैं. टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हॉलीडेज वहां पे उन कंपनीज को दे सकते हैं. अगर SEZ डिक्लेयर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो उसके चलते और डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आएंगी. यू कैन एनहांस द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किलिंग प्रोग्राम्स. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. Lastly, optimizing the energy resources. This is very important because North East region में बहुत ज़्यादा rich hydro power potential है. Even असम में आपको पता होगा oil fields भी हैं. तो इसको leverage किया जा सकता है, investment की जा सकती है, चाहे वो oil sector है या चाहे वो hydro power sector है. Of course, हाइड्रो पावर सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, बट वी हैव टू सी दैट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिक्किम की बात करें तो देखिए वहाँ पे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में आ जाता है. हिमालयन रीजन में काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया आ जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का भी हमने खास ख्याल रखना है कि दैट दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर नॉट कॉजिंग harm on the local flora and fauna present over there. But nevertheless, since we are moving towards a green economy, green energy transition, so therefore it's very important इन चीज़ों का ख्याल रखें. एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि और ज़्यादा इंटीग्रेट हम कर सकें कनेक्टिविटी, कल्चर, कमर्स को विद द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी. लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे आप जानते हैं 1991 में PV नरसिम्हा राव ने लॉन्च करी थी. उसका जो रीक्रिश्चियन वर्जन है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद द कंट्रीज इन द रीजन. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते भारत एम करता है अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज को और बढ़ाना विद द एशियान रीजन, द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. तो वो ट्रेड की बात है, चाहे वो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स की बात है, सर्विसेज की बात आती है, कल्चरल टाइज की बात आती है. तो होलिस्टिक वेज में मल्टीपल डायमेंशंस में हम कैसे अपनी इंटीग्रेशन साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ बढ़ा सकते हैं, उसकी बात एक्ट ईस्ट पॉलिसी में करी गई है. नाउ फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट,
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है भारत और म्यांमार के बीच में, जो कि कोलकाता पोर्ट से लेके सितवे पोर्ट का डिस्टेंस जो है वो काफी कम हो गया है। तो बेसिकली जो कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, अब ये भारत को क्या मदद करेगा? देखिए कलादान रिवर है, कलादान रिवर पे एक सितवे पोर्ट है जो कि म्यांमार में है। तो सितवे पोर्ट से कोलकाता पोर्ट का ये डिस्टेंस बाय सी दिस विल बी 539 किलोमीटर्स। आगे जाके थ्रू द सितवे पोर्ट, सो मल्टी मोडल यानी कि इसमें सी, रोड और रेल तीनों आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमको एक ऑल्टरनेटिव मिला है कि कैसे अगर हमने कोलकाता से हमने मिजोरम जाना है तो हम कैसे उस डिस्टेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। यदि आपने कोलकाता से मिजोरम थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाना है उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन दिस विल टेक लेस टाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो यू नो एसेंशियल कमोडिटीज है, तो एसेंशियल कमोडिटीज को हम इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एसेंशियल कमोडिटीज को इजिली हम सेंड कर सकते हैं टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी सप्लाईज की काफी क्रिटिकलिटी रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे चिटोगैंग और मोंगला पोर्ट है। नाउ बांग्लादेश की सरकार ने इंडिया को 2015 में अलाउ किया था कि आप मोंगला और चिटगांग पोर्ट को यूज कर सकते हैं अगर आप एक्सेस करना चाहें। तो थ्रू चिटगांग पोर्ट, थ्रू मोंगला पोर्ट हम ऑयल सप्लाईज भेज रहे हैं, ऑयल टैंकर्स भेज रहे हैं टू मेघालय, टू मणिपुर। तो ये कनेक्टिविटी हमारी इनहांस हो रही है। लेसर टाइम्स में, लेसर समय में अगर चीजें जा रही हैं तो ऑब्वियसली टाइम सेव्ड इज मनी सेव्ड। एंड देन ऑफ कोर्स इज द IMT। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में भी आया था। तो ये IMT यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो ये मोरे टाउन है मणिपुर में, वहां से शुरू होता है, टर्मिनेट कहां पे होता है? मायावाड़ी माइसोट जो कि थाईलैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी डिमांड करता है रीजनल फोरम्स में, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट है, एशियन रीजनल फोरम है। तो ये बातें भी आपको बताओ कि साथ के साथ हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड टाइज, कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बढ़ाना चाहते हैं। सक्सेसफुल एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैन ऑल्सो बी द हॉलमार्क फॉर आवर एंगेजमेंट इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया के बहुत स्टेक्स हाई हैं। एंड डेफिनेटली जहां पे चाइना के डोमिनेंस को, मैरिटाइम डोमिनेंस को कंटेन करने की बात आती है विद इन द इंडो पैसिफिक, उसके लिए इंडिया का वहां पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। सो इन द टाइम्स टू कम our stakes are high in the Indo-Pacific. In times to come, our relevance to be even more in the Indo-Pacific. Our Act East policy has to be very successful, and for that to happen, the Northeast region has to develop very nicely. चलिए, सो दोस्तों ये कुछ बातें थी यहाँ पे जो इस वीडियो में, काफी डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया है। ये पूरा टेलर मेड कंटेंट है यदि आपको कोई मेंस में इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आता है। और ऐसा और भी बहुत ज्यादा डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट हम अपने पेड कोर्सेज में भी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। यदि आप दोस्तों हमारे लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी इसमें एडमिशंस ओपन है। ये लाइव बैच जून 5 से शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे आप लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, मेंटर के साथ जुड़ेंगे, लाइव डिस्कशन रहेगा, लाइव आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा, कंटेंट का PDF भी रहेगा। इसमें साथ के साथ आपको एसए का कोर्स भी मिलेगा, एसए कंटेंट, जिसको एसए का कोर्स मैं पर्सनली लीड कर रहा हूँ, उसमें मेंटरशिप दे रहा हूँ। साथ के साथ प्रीलिम्स के MCQs, मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, मेंटरशिप, लाइव डाउट सेशंस, दिस ऑल एट द कॉस्ट ऑफ 30,000। लेकिन यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लेना चाहते हैं, केवल आप इवैल्यूएशन कोर्स लेना चाहते हैं विदाउट मेंटरशिप, तो उसमें केवल आपको कंटेंट, वीडियो कंटेंट, लाइव डाउट सेशंस ये सब मिलेंगे, उसमें आपको मेंटरशिप नहीं मिलने वाली है। इसका प्राइस है 20,000। सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जरूर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और हमारे साथ जुड़े। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।